हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। तो हमने जो आपका बैच शुरू किया था बिहार दरोगा के लिए, इसमें आपका वीकली टेस्ट करवाया जा रहा है। और आपको टेस्ट बेसिकली क्या है, 2 तरीके से करवाया जा रहा है। एक तो क्या है कि डेली आपको होमवर्क मिल जा रहा है। जो होमवर्क मिल रहा है उसी में हम क्या करेंगे, जो भी वीडियो आपको दे रहे हैं, उसी में क्या है कि आपको ईज़ी और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आपको वहीं पर करवाते चले। जितना अब तक अलग-अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है, जितना बन सकता है, उसको वहाँ पर करवा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वीकली टेस्ट में क्या करें कि 1 वीक के अंदर जो भी पढ़ाई आपका हो रहा है, उसको दोबारा से क्या कर रहे हैं, टफ क्वेश्चन लेके टेस्ट करवा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 3 दिन हमारा हो गया है, फूड चेन फूड वेब दूसरा दिन हुआ था और तीसरा दिन हमारा हुआ कि आपको बायोटिक इंटरेक्शन हुआ। तो इसी से क्या करेंगे, अभी 3 लेसन हुआ था, 3 लेसन से क्या करेंगे, 1 सप्ताह मतलब 1 सप्ताह में हर वीक होगा कि हर वीक में जितना क्वेश्चन पूछा मतलब आपको जो टॉपिक मिल गया, उसका जो बोल सकते हैं जो बिहार दरोगा में आजकल जो पैटर्न चेंज कर रहा है, जिस तरह का प्रश्न बन रहा है, उस तरह से बना-बना क्या करेंगे, हर एक भी क्या करेंगे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो एक क्या होगा, डेली बेसिस पे कंप्लीट हो रहा है, आपका वीडियो भी, पीडीएफ भी, प्लस क्या आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, पीवाईक्यू क्वेश्चन हो सकता है वो वाला, प्लस क्या है कि यहाँ पर फिर क्या करेंगे, वीक में आपको पूरा 1 सप्ताह का रिवीजन हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपको डबल बोल सकते हैं कि रिवीजन होते चलेगा। ठीक है? चलिए। जितना भी भाई-बहन जुड़ गए हैं, सबका स्वागत है। ये पूरा आपका बिहार दरोगा ट्रांसफॉर्मेशन बैच आपको 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर चल रहा है, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। अगर यूट्यूब पे वीडियो देखेगा तो, और पीडीएफ वीडियो के नीचे ही रहेगा। पीडीएफ क्या रहेगा, वीडियो के नीचे रहेगा। यूट्यूब पर अगर वीडियो देखेगा तो 10 सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम पर क्या होगा, इसका आपको पीडीएफ डाल देंगे। अभी देखिए क्या है कि बिहार दरोगा का एग्जाम क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो जो एग्जाम बदल रहा है, तो आपको भी क्या है एग्जाम के अनुसार बदलना पड़ेगा। सोचिए कि जिस तरह से पहले वन लाइनर क्वेश्चन बना करके सिलेक्शन ले लेते थे, अब उस तरह से क्या है सिलेक्शन आपको नहीं होगा। तो मतलब अपना रणनीति में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा-सा क्या करना पड़ेगा, बदलाव आपको करना पड़ेगा। और देखिए, जब आपको वीकली जो टेस्ट होगा ना, तो पहले पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाता है। पीडीएफ से पहले बना के देख लीजिए कि आपको कितना सही हुआ। मतलब 40 क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा चूँकि ऑलरेडी सब पढ़ाया हुआ टॉपिक से है, तो 40 में से कम क्या है कि 35 के आस-पास क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं, 30 के आस-पास नहीं हो रहा है कि नहीं। अगर इतना नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने तीनों वीडियो को बढ़िया से नहीं देखा है। ठीक है? आइए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आजकल इस तरह से प्रश्न आपको आ रहा है। अब इसमें क्या होता है ना कि जो एक आध वो क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं पढ़ने के बाद उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। अपने आप क्या होता है आंसर इसका क्या होता है बन जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एनवायरनमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि एनवायरनमेंट क्या होता है। इसमें केवल जैविक घटक शामिल होते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या बोले कि हमारे आस-पास का जो आवरण होता है उसी को एनवायरनमेंट बोलते हैं, पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण के 2 घटक होता है, एक जैविक, एक अजैविक। क्या होता है? एक होता है जैविक, जैविक घटक होता है और एक होता है अजैविक घटक, अजैविक घटक होता है। जैविक घटक को क्या बोले हैं? बायोटिक कंपोनेंट। क्या बोले हैं? बायोटिक कंपोनेंट। अजैविक को बोले हैं ए बायोटिक कंपोनेंट बोल दिए थे। जिसमें जान हो, पेड़-पौधा, मनुष्य, हाथी, बाघ, शेर सब क्या है जैविक है। जबकि क्या है टेम्परेचर हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब क्या है वर्षा हो गया, ये सब क्या आपको अजैविक घटक इसमें जान आपको नहीं है, निर्जीव चीज़। तो यहाँ बोला गया है कि इसमें केवल जैविक घटक शामिल है, बिल्कुल गलत है। जैविक, अजैविक दोनों घटक शामिल होगा ना, इसका मतलब ये हो गया कि 1 नंबर गलती। इसमें हमको सही कथन निकालना है, तो मतलब एक तो गलती हो गया, तो जहाँ-जहाँ एक होगा वो आंसर नहीं होगा क्योंकि बोलिए इसमें एक है तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें एक है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें एक है तो ये आंसर नहीं होगा। मतलब कि अगर पूरा आप न भी जानिएगा ना, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? बन गया। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया आपको? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। क्या हो गया आपको? बी हो गया। बाकी अब देख लीजिए एग्ज़ाम में इसी बनाना है, सब आपको पढ़े के चक्कर में ना रहना है। जो आप देख लिए वो हो गया, ठीक है ना? मतलब छँट गया, बन गया। लेकिन बाकी देख लीजिए अब जीव को प्रभावित करने वाले जैविक एवं अजैविक कारकों का समुच्चय हाँ, ये क्या है एनवायरनमेंट क्या है कि जैविक और अजैविक दोनों का है समुच्चय, ये आपको क्या है स्टेटमेंट सही है। मानव गतिविधियों द्वारा परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है। हाँ, मानव द्वारा जो पर्यावरण में बदलाव होता है, उस पर्यावरण को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये भी क्या आपको है? सही है। तापक्रम, जल और खनिज पर्यावरण के अजैविक घटक हाँ, टेम्परेचर की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, मिनरल की बात करते हैं। ये सब एनवायरनमेंट क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट इसमें जान आपको नहीं है। तो ये भी क्या आपको सही है। तो ऐसा हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं नीचे। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि इकोसिस्टम के संबंध में
इकोसिस्टम के संबंध में आपको सही कथन की पहचान करना, सही कथन की पहचान करना है कि इकोसिस्टम के बारे में क्या आपको सही है। तो बताइए, यह प्रकृति की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। हाँ, डेफिनेशन बताया गया है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। प्रकृति का जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ये आपको सही है। अगला है कि इसकी संकल्पना एजी ट्रांसलेशन 1935 में दिया था। तो इसकी जो संकल्पना है, ये कंसेप्ट जो है, कौन दिया है? एजी ट्रांसलेशन ने दिया है, 1935 में दिया है। अब डेट रटे वाला है तो ये रटना पड़ेगा कि हाँ, एजी ट्रांसलेशन 1935 में दिया, तो ये आपको सही है। अगला है कि यह केवल प्राकृतिक तंत्रों तक सीमित है। नहीं भाई, इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, प्राकृतिक मतलब आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जैसे मान लें कि समुद्र है, समुद्र हो गया, जंगल हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। लेकिन मछली घर जो हमारे यहाँ एक्वेरियम होता है, इसमें मछली घर में पाला जाता है, वो क्या हो गया? आर्टिफिशियल हो गया। तो मतलब कि केवल प्राकृतिक तंत्रों तक सीमित है, यह स्टेटमेंट क्या हो गया आपको? गलत है। प्राकृतिक और आर्टिफिशियल दोनों हो सकता है। तो मतलब 3 नंबर आंसर नहीं होगा। तो इसमें 3 है तो ये आंसर होगा? नहीं। इसमें 3 है तो ये आंसर होगा? नहीं। अब बच गया 2, ये क्या हो गया आपको? 2 ऑप्शन क्या हो गया? बच गया, ठीक है ना? तो अब देखिए, इसकी अपनी उत्पादकता होता है। एक जो इकोसिस्टम होता है, सबका अपना क्या होता है? प्रोडक्टिविटी होता है। ये क्या स्टेटमेंट क्या है आपको? सही है। समुद्र का भी अपना एक प्रोडक्टिविटी होता है ना? रेगिस्तान है तो उसका भी अपना क्या होता है? प्रोडक्टिविटी होता है कुछ ना कुछ। तो ये स्टेटमेंट क्या आपको है? सही है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1, 2 और 4। 1, 2 और क्या हो जाएगा? 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा आपको? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक परिस्थितिकीय तंत्र के बारे में, संबंध के बारे में आपको सही कथन की पहचान करना, सत्य कथन की पहचान करना है। प्राकृतिक परिस्थितिकीय तंत्र मतलब हो गया नेचुरल इकोसिस्टम। यह मानव हस्तक्षेप के बिना बना रह सकता है। नेचुरल इकोसिस्टम वैसा इकोसिस्टम होता है जिसमें क्या होता है? मानव हस्तक्षेप नहीं होता, अपने आप क्या होता है? बना रहता है। जैसे जंगल की बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं, सब क्या है आपको? नेचुरल इकोसिस्टम है। तो स्टेटमेंट क्या है आपको? सही है। अगला क्या है कि जंगल इसका उदाहरण है। हाँ भाई, जंगल भी क्या है? इसका उदाहरण है। जंगल हो गया, समुद्र हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक इकोसिस्टम है। मतलब इसको मानव नहीं बनाया। सही है। मछली घर इसका उदाहरण है। मछली घर को एक्वेरियम बोलते हैं। मछली घर मतलब क्या होता है? देखते हैं बैंक में जाते होंगे या कहीं ऑफिस में जाते होंगे, तो हम मछली क्या होता है? एक शीशा या घर बनाया रहता है, उसमें तैरते रहता है। तो आदमी ने बनाया है। तो मतलब मछली घर क्या है? प्राकृतिक एग्जाम्पल नहीं है, क्या आर्टिफिशियल एग्जाम्पल है। तो 3 नंबर गलती हो गया। तो 3 क्या हो गया? गलती। 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 तो यही देखिए सीखना है। क्वेश्चन इस तरह से डालने का उद्देश्य क्या है कि इस तरह से प्रश्न आप पूछ रहा है, तो सीखना एक ऐसी क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे। और सुनिए, आज के समय में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह के प्रश्न से, उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। इस बार जो दरोगा में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया 1799 में, अगर जो बच्चा इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके नहीं गया होगा, वो यकीन मानिए कि एग्जाम में 1 से 100 तक क्वेश्चन वो बना ही नहीं पाया होगा। तो इसलिए क्या है कि अभी से हर तरह का क्वेश्चन क्या करना है आपको? बना करके जाना है। ईजी और मॉडरेट पहले ही करवा दिए हैं, अब यहाँ पर थोड़ा-सा क्या है, साइड में करवा रहे हैं। ये गलत हो गया। तो मतलब अब ऐसे ऑप्शन बच गया, ये हमारा एक एक नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ए नंबर। बाकी देख लीजिए, घास में जो ग्रासलैंड होता है, अलग-अलग एरिया में पूरा घास जमल रहता है। ये सब क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है। तो ये क्या हो गया है? 1, 2, 4। 3 का क्या हो गया? 1, 2, 4 क्या आपको है? सही है। ठीक है? चलिए, अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए बोलता है। चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र के संबंध में, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के संबंध में आपको सत्य कथन की पहचान करना है। यहाँ सत्य तो नहीं लिखा गया है, लेकिन जब पढ़िएगा तो वही इससे निकलेगा। इसे मनुष्य द्वारा निर्मित एवं नियंत्रित किया जाता है। हाँ, जो आर्टिफिशियल मतलब नाम ही है कृत्रिम, मतलब यह है कि आप मानव निर्मित होता है। ये आपको सही है। खेत इसका उदाहरण है। हाँ भाई, हम लोग जो खेत जोतते हैं तो क्या होता है कि खेत को अपने अनुसार क्या करते हैं? कोड़ते हैं, अपने अनुसार क्या करते हैं? फसल बोते हैं। तो यह क्या है? आर्टिफिशियल है, मनुष्य कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? खेत क्या इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। चिड़ियाघर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हाँ देखिए, जो नेशनल पार्क होता है, नेशनल पार्क जो होता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, जहाँ पर क्या होता है आपको? प्राकृतिक आवास में जो जंतु रहता है। लेकिन चिड़ियाघर में क्या होता है कि चिड़ियाघर आदमी, पटना का चिड़ियाघर है। शेर का यहाँ निवास स्थान नहीं, लेकिन आदमी क्या किया? इसको चिड़ियाघर बना दिया। यहाँ पर शेर, बाघ, हाथी, चीता वगैरह क्या किया हुआ है? डाले हुआ है। तो मतलब बोल सकते हैं कि चिड़ियाघर क्या है? कृत्रिम का ही एग्जाम्पल ही आपको क्या है? सही है। समुद्र इसका एग्जाम्पल है? नहीं, समुद्र को आदमी नहीं बनाया है। समुद्र क्या है? प्राकृतिक द्वारा क्या आपको बना हुआ है। तो मतलब 4 गलत, तो 4 गलत, तो ई आंसर नहीं, ई आंसर नहीं, ठीक ना? बाकी क्या है? 1, 2, 3। अब देखिए यहाँ 2, 3 भी है, यहाँ 1, 2, 3 है। तो आंसर कौन बनाएंगे? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 क्या करेंगे? आंसर आपको बनाएंगे। ठीक है? चलिए,
आप लोग को भी अगर आंसर पता चलेगा बताइएगा। आप लोग भी इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा दोस्त, ठीक ना? क्योंकि देखिए हम तो हर तरीके से करवा ही दे रहे हैं, लेकिन जब तक खुद से आप सोल्व नहीं कीजिएगा ना, तब तक दोस्त क्या है सिलेक्शन आपको नहीं होगा। तो खुद से सोल्व करना काफ़ी ज़्यादा क्या आपको ज़रूरी है। यही क्वेश्चन को देखिए बनता है आपसे कि नहीं? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में, एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में क्या करना है? सही कथन की पहचान करना, सत्य कथन की पहचान करना है। झील इसका उदाहरण है। एक्वाटिक मतलब क्या होता है? एक्वाटिक देखिए, जलीय का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? एक्वाटिक क्या होता है? एक्वाटिक होता है। एक्वाटिक मतलब जहाँ पानी हो। और टेरेस्ट्रियल मतलब होता है स्थलीय, जहाँ पर क्या हो? स्थल हो, जमीन हो। तो यहाँ जलीय के बारे में पूछा गया है। तो झील इसका एग्जाम्पल है। हाँ, झील है, समुद्र है, तालाब है, सब क्या है? एक्वाटिक इकोसिस्टम है, सही है। समुद्र इसका उदाहरण है, सही बात है। समुद्र भी तो एक्वाटिक ही है, जलीय ही है। महासागर सबसे अस्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र माना जाता है। हाँ, जो ओशियन होता है, वो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम माना जाता है। ये क्या आपको है? सही है। अगला है कि समुद्री जल की औसत लवणता 35 पीपीटी होता है। जो बोलता है कि समुद्र का जो जल होता है उसका औसत लवणता, एवरेज सैलिनिटी होता है 35 पीपीटी, मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड। देखिए फ्रेश वाटर एक होता है आपको, फ्रेश वाटर। तो जो फ्रेश वाटर होता है ना, इसका जो इसमें नमक की मात्रा होता है, आपको 5 पीपीटी से कम होता है, 5 पीपीटी से कम होता है। और समुद्र का औसत लवणता कितना होता है? 35 पीपीटी होता है। और 35 पीपीटी होता है या इससे अधिक होता है समुद्र का। और जो बीच में बच गया उसको बोलते हैं मैंग्रोव टाइप है। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव बोलते हैं, या इसी को एस्चुरी इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है? सबसे अधिक लवणता आपको पता है क्या होता है? कि वान झील जो तुर्की में है, उसका सबसे अधिक लवणता है। तो ये सब आपको भूगोल जब पढ़ाएँगे तब बताएँगे। यहाँ पर क्या है, जो हमारा एनवायरनमेंट में जो ज़रूरत है, वो बता रहे हैं। तो इसमें सब के सब क्या हो गया? स्टेटमेंट सही हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। क्या हो जाएगा आपको? 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए। अब आइए छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन बोलता है, इकोटोन के संबंध में, इकोटोन के संबंध में आपको बताना है, सत्य कथन की पहचान करना है। इकोटोन क्या होता है? जहाँ पर 2 इकोसिस्टम मिलता है उसे इकोटोन कहते हैं, आपको बताया जा चुका है। मतलब कि इधर से क्या है? नदी है, गंगा नदी आकर आया है, ठीक ना? इधर से क्या है? आपको बंगाल की खाड़ी समुद्र है। ये दोनों जहाँ मिल गया, सुंदरबन डेल्टा बन गया। तो ये समझिए कि एक क्या हो गया? आपको बोल सकते हैं इकोटोन हो गया। 2 इकोसिस्टम मिलता है उसको बोलते हैं इकोटोन कहा जाता है। क्लियर है? और इकोटोन का प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? उपजाऊ या क्या होता है? इलाका होता है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर कोई जीव की संख्या बढ़ता है, कोई जीव की संख्या घटता है। मतलब कुछ जीव अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसे घटना को बोलते हैं एज इफेक्ट। जिस जीव का या जिस प्रजाति की संख्या बढ़ जाता है, उसे एज स्पेसीज कहा जाता है। ये आपको बताया जा चुका है। तो आइए देखिए, यह 2 भिन्न पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच संक्रमण का क्षेत्र है। हाँ, यह क्या है? 2 इकोसिस्टम का क्या होता है? ट्रांजिशन ज़ोन या मिलन क्षेत्र है। ये आपको सही है। अगला है क्या कि यहाँ एज इफेक्ट पाया जाता है। हाँ, इकोटोन के एरिया में बताइए कि एक एज इफेक्ट पाया जाता है, कुछ जीव की संख्या बढ़ जाता है, कुछ ही घट जाता है, तो ये पाया जाता है। इसकी उत्पादकता समानता अधिक होता है। ये भी बताएं कि इकोसिस्टम की अपेक्षा इकोटोन का उत्पादकता क्या होता है? आपको अधिक होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपको सही है। सुंदरबन डेल्टा इसका एग्जांपल है। अभी एग्जांपल देके बताया कि सुंदरबन डेल्टा क्या है? एक इकोटोन का एग्जांपल है। और सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है। ठीक है? तो इसमें सब के सब सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? आपको सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है? अब 2x देखते हैं, तो लाइव में 2x नहीं चलता है बाबू। लाइव में क्या होता है? 2x आपको नहीं चलता है। इकोलॉजिकल नीश के संबंध में, इकोलॉजिकल नीश के संबंध में आपको बताना है, सत्य कथन की पहचान करना है। तो पहले बात करते हैं कि इकोलॉजिकल नीश क्या होता है। इकोलॉजिकल नीश क्या यहाँ पे दिया गया है? यह किसी प्रजाति के कार्यात्मक भूमिका को दर्शाता है। हाँ, फंक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच स्पीशीज इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निश। प्रत्येक जीव का एक प्रकृति में अनोखा क्या होता है? कार्य होता है। शेर का कार्य अलग होता है, बाघ का कार्य अलग होता है, तो शेर का अलग होता है, बकरी का काम अलग होता है ना? और सबका बोल सकते हैं कि जो आइडेंटिकल निश समान, मतलब सबका निश समान नहीं होता है। शेर मांस खा रहा है, तो बकरी घास खा रहा है। शेर कुछ और जगह रह रहा है, दूसरे जगह, तो बकरी कहीं और रह रहा है। तो दोनों का समान आपको निश नहीं होता है। तो यह किसी प्रजाति क्रियात्मक भूमिका को दर्शाता है। सही बात है।
इसकी अवधारणा जे ग्रिनेल ने दिया था। ये भी स्टेटमेंट रट लीजिए कि इकोलॉजिकल नीड्स के बारे में कौन बताया था? आपको जे ग्रिनेल ने बताया था, सही बात है। दो प्रजातियों का बिल्कुल समान निस हो सकता है नहीं। अगर शेर का काम अगर बकरी करे या बकरी का काम शेर, दोनों समान काम करे तो कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक ना? तो ये अच्छा आपको नहीं माना जाएगा। तो मतलब कि दो प्रजाति का समान इकोलॉजिकल निस आपको नहीं होता है। एक क्या आपको गलत है। जैसे तीन गलत हो गया तो तीन गलत हो गया, तो इसमें तीन है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें तीन है तो ये आंसर नहीं होगा। तो मतलब कि ये क्वेश्चन मतलब इससे हम क्या है कि दो ऑप्शन आ गया, जब 50-50 आ गया तो ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है एग्जाम में। ये हैबिटेट से भिन्न अवधारणा। हैबिटेट मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जीव को किसी जीव का आवास होता है, रहने का जगह होता है, उसी को हैबिटेट बोलते हैं। जबकि इकोलॉजिकल नीड्स क्या है, अलग चीज है। इकोलॉजिकल नीड्स क्या बताता है, कोई जीव का क्या फंक्शन है उसको बताता है। ये क्या है, बिल्कुल क्या है, यह हैबिटेट से भिन्न अवधारणा है। तो इसमें क्या हो गया कि मतलब चार भी सही हो गया। तो क्या हो गया, एक दो चार, मतलब सात का क्या बोल सकते हैं कि सात का आंसर क्या हो गया, एक दो चार, एक दो चार हो गया। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि हैबिटेट के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। जो आवास होता है उसके संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। यह किसी जीव का निवास स्थान है। हाँ बोले, किसी जीव का निवास स्थान को ही क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं, या आवास कहा जाता है, सही बात है। और देखिए हैबिटेट जो होता है दो 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 प्रकार का होता है। एक होता है क्या आपको लेंटिक, क्या होता है, लेन टिक होता है। एक होता है लोटिक। जो स्थिर होता है, जो क्या होता है स्थिर होता है, जो क्या होता है स्थिर होता है, उसे बोलते हैं लेंटिक। क्या बोलते हैं, लेंटिक आवास बोलते हैं। और जो इसमें क्या होता है कि पानी बहता है, क्या होता है बहता हुआ है, ये क्या होता है गतिशील, ये क्या होता है गतिशील होता है। उसे बोलते हैं कि आपको लूटिक बोलते हैं। जैसे नदी हो गया, समुद्र हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया, ये सब क्या है आपको लूटिक, क्या हो गया, लूटिक हो गया। तो ये पूछा गया है। यह किसी जीव का निवास स्थान है, बिल्कुल सही बात है। लैंटिक आवास स्थिर जल से संबंधित है। हाँ देखिए, समझिए, जहां पर तालाब स्थिर होता है, तो जहां पर क्या है कि स्थिर रहेगा, तो उसे लेंटिक क्या बोलते हैं, लेंटिक बोलते हैं, आपको सही है। और लोटना मतलब कि लोट लोट के बढ़ रहा है आगे, तो लोटी का आवाज क्या होता है, बहते जल, हाँ जहाँ पानी बह रहा है। नदी हो गया, नदी बोलेंगे, या क्या बोलते हैं, नहर बोलेंगे, जिसमें पानी बह रहा है, वो हो गया लोटिक हो जाएगा। तालाब में पानी स्थिर है तो क्या हो जाएगा, लेंटिक हो जाएगा। बिल्कुल क्या आपको सही है। नदी लेंटिक आवास का एग्जाम्पल है। नदी में तो पानी लगातार बहते रहता है, तो लोटिक हो जाएगा, लूट लूट के चलेगा, पानी आगे बढ़ेगा। तो ये तो गलत हो गया। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, 4 नंबर गलत है, तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। 8 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 क्या हो जाएगा आपको, 8 का हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 9 का देखिए। 9, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन क्या आपको गलत है इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। क्या हो गया हो, 1 मिनट। हाँ, समझिए, ये बोलता है कि यह समय के साथ समुदाय में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। सक्सेशन मतलब क्या होता है, कोई स्थान पर कौन जीव अभी आया, कौन जीव बाद में आएगा, उसी को सक्सेशन बोलते हैं। जैसे पहले कोई जीव का उत्पत्ति कैसे होता है, कहीं ज्वालामुखी वगैरह आया, ठीक ना, या कहीं बंजर जमीन है, वहां पे एक आध गो जीव आएगा। जैसे मान ली कि वहां पर हो सकता है कि आपको लाइकेन उत्पत्ति हो जाए या काई का उत्पत्ति हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई जीव को उत्पन्न होने बहुत शुरू में बहुत लंबा क्या होता है, समय होता है, ठीक ना। यह विकसित एरिया में नहीं होता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। और बाद में क्या होता है कि बढ़ते जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि फिर क्या होता है कि आपको जमीन डेवलप हो गया। जैसे पहले बंजर जमीन में खेती हो रहा था, बाद में क्या हुआ कि वहाँ पूरा मिट्टी वगैरह बढ़िया हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है फिर तेजी से होने लगता है जीव की उत्पत्ति। तो उसको बोलते हैं आपको सेकेंडरी, क्या बोलते हैं आपको, सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। और सेकेंडरी सक्सेशन ये क्या होता है, बंजर जमीन पर होता है या चट्टान वगैरह पर होता है, ज्वालामुखी वगैरह निकलता है जहाँ पर होता है, ठीक ना, पहाड़ पर चट्टान पर होता है। सेकेंडरी सेक्शन क्या होता है, वेल डेवलप एरिया पर होता है। तो ये तेजी से होता है, ये क्या होता है आपको स्लोअर रेट से होता है, क्या होता है, स्लो रेट से होता है। तो यहाँ पर जो पहला जीव आता है उसको बोलते हैं पॉइनियर कम्युनिटी बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट में आता है उसको बोलते हैं क्लाइमस कम्युनिटी, क्या बोलते हैं, क्लाइमस। तो क्लाइमस कम्युनिटी क्या होता है, वो स्टेबल क्या होता है, स्टेबल क्या होता है आपको ज्यादा होता है, स्टेबल क्या होता है आपको ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो आइए देखिए, यह समय के साथ समुदाय में कम्युनिटी में परिवर्तन की प्रक्रिया है, सही बात है।
इसकी सर्वमान्य परिभाषा एफ एलिमेंट ने दिया था। अब देखिए, ये हो सकता है कि आपको पता हो या ना हो, सब हो सकता है आपको पता या हो या ना हो, तो ये रट्टे वाला है, बाकी रट लीजिए कि हाँ भाई ये बात सही है। इसकी सर्वमान्य परिभाषा कौन दिया था? एम क्लीमेंट ने दिया था, सही है। इसमें चरम समुदाय, इसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं, अंतिम अवस्था, हाँ वही तो बताएं, जो सबसे लास्ट में जो कम्युनिटी पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। क्या आपको सही है? यह केवल वन क्षेत्रों में होता है। अब मान लें कि सब पूरा पता ना रहता है, लेकिन ये आपको पता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो इकोलॉजिकल सेक्शन है बने क्षेत्र में हो सकता है। इकोलॉजिकल सेक्शन कहीं भी हो सकता है। प्राइमरी रहेगा तो बंजर एरिया में होगा, चट्टान वगैरह पे होगा। सेकेंडरी रहेगा तो बेल डेवलप एरिया में होगा, जंगल भी हो सकता है, कोई और इलाका भी हो सकता है। तो यह कि आपको गलत है। जैसे ही गलत कटिएगा तो चार इसमें, चार इसमें, ये गलत हो गया। तो बच गया कौन? एक दो तीन। नौ का क्या आंसर हो जाएगा? नौ का हो जाएगा एक दो तीन। क्या हो जाएगा? एक दो तीन हो जाएगा। ठीक ना? क्या लिखते हैं बाबू? आइए। अब देखिए, यहाँ सेकेंडरी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। सेकेंडरी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय अनुक्रमण सेकेंडरी सक्सेशन के संबंध में असत्य कथन की पहचान, यहाँ सत्य नहीं, यहाँ असत्य मतलब गलत कथन की क्या करना है? पहचान करना है। इसमें से कौन जो है आपका गलत है? तो देखिए, यह पहले से विकसित क्षेत्र में होता है। हाँ बताए तो कि सेकेंडरी सेक्शन विकसित क्षेत्र में होता है, और प्राइमरी सेक्शन क्या होता है? अंडर डेवलप्ड एरिया में होता है। तो ये बिल्कुल क्या आपको स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ये आंसर आपको नहीं होगा। इसकी गति प्राथमिक अनुक्रमण से अधिक होता है, ये भी सही बात है कि सेकेंडरी सक्सेशन का गति जो है प्राइमरी सक्सेशन की अपेक्षा अधिक होता है। ये स्टेटमेंट सही है। तो हमको तो गलत कथन छाटना है, तभी आंसर नहीं मारेंगे। इसमें मिट्टी पहले से मौजूद रहती है। हाँ, सेकेंडरी सेक्शन के एरिया में क्या होता है? मिट्टी वेल डेवलप होता है, इस कारण से क्या होता है? जल्दी जल्दी उत्पत्ति होता है। ये आपको भी सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आइए। यह हमेशा ज्वालामुखी क्षेत्र में होता है, नहीं, ज्वालामुखी वगैरह जहाँ उगता है उस एरिया में प्राइमरी सेक्शन होता है, चट्टान पर प्राइमरी सेक्शन होता है, सेकेंडरी आपको नहीं होता है। ये क्या हो गया? आपको गलत है। और गलत को ही क्या करना है? हमको छाटना है सत्य कथन। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल चार। केवल क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा। ठीक ना? चलिए। आइए। आप लोग से बन रहा है क्वेश्चन कि नहीं दोस्त, बताइएगा। सवाल आप लोग से बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है? चलिए। यहाँ क्या है? अब देखिए, जिनको मन नहीं लग रहा होगा, तब मन नहीं लग रहा होगा बहुत बच्चा के, तो मन से बाबू कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, दरोगा बनना है, बिहार पुलिस बनना है, या बिहार कोई भी एग्जाम निकालना है, या बिहार के नहीं, कोई भी एग्जाम निकालना है, जहाँ जीके जैसे अगर पूछ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। होम गार्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार दरोगा तो छोड़ ही दीजिए ना। आइए। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के संबंध में आपको बताना है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में बोलता है कि इसकी अवधारणा मैथिस बेकरेंगल एवं विलियम रीस ने दिया था। ये क्या आपको सही है? रटे वाला है, ये आपको सही, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। तो रटे वाला तो चीज रटे पड़ेगा कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कौन दिया था, सही बात है। इसका मापन ग्लोबल हेक्टेयर में किया जाता है। देखिए समझिए, बता दें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता क्या है। जैसे मनुष्य क्या कर रहा है अपने जीवन यापन करने के लिए? क्या कर रहा है? प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल कर रहा है, जंगल का इस्तेमाल कर रहा है, आपको है ना, अलग अलग चीज का प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल कर रहा है। अब अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है। अब जब चूंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधन का हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? कार्बन छोड़ेंगे। क्या करेंगे? कार्बन छोड़ेंगे, कचरा छोड़ेंगे। तो उसके ऑब्जर्व किया, उसको क्या होता है? एब्जॉर्ब करने के लिए जमीन चाहिए, समय चाहिए, ठीक ना? इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। अब ज़्यादा जनसंख्या होगा, जितना ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन का गलत तरीका से इस्तेमाल करेंगे, पानी का, है ना, जंगल का, लकड़ी का, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होगा? बढ़ेगा। मांस मछली पूरा मारे खा रहे हैं सब, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आप वाइजली तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होगा? आपको घटेगा। सतत विकास करेंगे तो वहाँ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होगा? आपको घटेगा। तो मतलब यहाँ है, इसका मापन ग्लोबल हेक्टेयर में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अधिक संसाधन का उपभोग से फुटप्रिंट बढ़ता है। ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल कीजिएगा, क्या हो जा रहा है?
ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल कीजिएगा, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है आपको बढ़ता है। ठीक है? रिसाइक्लिंग से आप कोई चीज़ को रिसाइक्लिंग करते हैं यूज़ किया गया चीज़ को। म मान समझिए प्लास्टिक की बात करते हैं। प्लास्टिक क्या कर रहे हैं कि अब नया नहीं बना रहे हैं। नया नहीं बना रहे तो अच्छा चीज़ है, रिसाइकिल कर दे रहे हैं। तो इससे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है आपको कम जाता है, ठीक है ना? मतलब क्या है ये आपको सही है। तो इसमें सारा का सारा सही हो गया जी। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 सब क्या हो जाएगा इसमें आपको सही है। तो आजकल तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, एक तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इनमें से कौन सही है, कौन सही नहीं है। अब क्वेश्चन पूछेगा मैच द फॉलोइंग, फिर कथन और कारण। तो सब तरह के क्वेश्चन क्या कि यहाँ पर हम लिए हुए हैं, सब तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना? चलिए रोशन जी गुड इवनिंग दोस्त। अब यहाँ पर देखिए सब तरह का क्वेश्चन यहाँ पूछेगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों एवं अवधारणाओं का मिलान कीजिए। पहले खाली पूछता था कि इकोलॉजी शब्द कौन दिया है। अब पूछता है कि मिलान कीजिए, कौन सही है, कौन आपको गलत। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया है, ये आपको सही है, ये रट लीजिए। एजी टांसले ने आपको इकोसिस्टम शब्द दिया है, ये भी रट लीजिए, सही बात है। जे ग्रिनेल ने इकोलॉजिकल निच शब्द दिया है, ये भी क्या आपको सही है, रट लीजिए। चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड शब्द दिया है, सही बात है। सब क्या है मिला हुआ है, सब सही है। तो मतलब पूरा का पूरा क्या आपको मिला हुआ है, बाकी क्या करना आपको रट लेना, बाकी क्या करना रट लेना है, सबके सब क्या हुआ आपको मिला हुआ है, ठीक ना? अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए कि जैव विविधता के बारे में, बायोडायवर्सिटी के संबंध में आपको बताना है, कथन के बारे में विचार करना है। बायोडायवर्सिटी शब्द वाल्टर जी रोसे ने दिया है। हाँ भाई रटी कि वाल्टर जी रोसे ने आपको दिया है बायोडायवर्सिटी शब्द। किसी एरिया में जो जीव जंतु की विविधता होता है उसी को बोलते हैं बायोडायवर्सिटी, ठीक ना? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नॉर्मन मायर्स ने दिया है, ये भी क्या आपको सही है। यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसा इलाका होता है जहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक है, लेकिन मानव गतिविधि के कारण वहाँ पर तेजी से क्या होता है जैव विविधता का लॉस हो रहा है, उसको बचाना अनिवार्य है। उस एरिया को बोलते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। और बताएं कि भारत में क्या होता है, पश्चिमी घाट में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है ना? फिर यहाँ पर क्या बोले कि पूर्वी हिमालय में जो यहाँ पर है, ठीक है ना? फिर यहाँ पर बोल सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में, और यहाँ अंडमान निकोबार में। 4 गो हमारे यहाँ क्या है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको है, ठीक है? सही है। दोनों शब्द एक ही वैज्ञानिक ने दिया है। आप समझिए बाबू, मान लें कि दोनों नहीं पता रहता, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि दोनों बायोडायवर्सिटी और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट दोनों एक ही वैज्ञानिक ने दिया, एक मतलब दोनों शब्द एक ही वैज्ञानिक ने दिया है। तो कॉमन सेंस है कि दोनों अलग-अलग दिया है। वहाँ लिखा भी हुआ। तो मतलब 3 नंबर तो गलती हो जाएगा। तो 3 जैसे ही काटिएगा तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 नहीं, इसमें 3 नहीं है। तो 2 का ऑप्शन निकल गया। तो चाहे तो आंसर ही होगा, चाहे तो आंसर ये होगा। अब 2-4 तो क्या दोनों में है, तो 4 आप नहीं हो जानिएगा तो आपको सही बनाना पड़ेगा, है ना? 1 सही हो ही गया, तब इसको आंसर बनाना पड़ेगा। बाकी देख लीजिए, जैव विविधता का संरक्षण का संबंध पारिस्थितिकीय संतुलन से है। मतलब कि अगर जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को बचाते हैं, पेड़-पौधा बचा रहे हैं, जंगल बचा रहे हैं, जू बचा रहे हैं, तो उससे क्या होगा इकोलॉजिकल बैलेंस बनेगा। ये तो बढ़िया चीज़ है, सही बात है, ठीक है ना? ठीक है, आपको है, सही है। तो मतलब आंसर हो जाएगा 13 का 1, 2, 4 क्या हो जाएगा 13 का 1, 2, 4 हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि तापक्रम के संबंध में, टेम्परेचर के संबंध में बताना है। यह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। हाँ, टेम्परेचर एक ये क्या है एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। यह अजैविक घटक एबायोटिक कंपोनेंट में आता है, सही बात है। प्रत्येक जीव एक निश्चित ताप सीमा में ही जीवित रह सकता है, सही बात है। मछली क्या है नॉर्मल जो पानी में रह रहा है वहाँ पर उसको निकाल कर गर्म पानी में डाल दीजिए मर जाएगा, या बिल्कुल ही ठंडा पानी में डाल दीजिए मर जाएगा। प्रत्येक जीव एक निश्चित टेम्परेचर रेंज में रहता है, ये भी स्टेटमेंट क्या आपको सही लग रहा है। आंतरिक पर्यावरण बाह्य पर्यावरण से अधिक स्थिर होता है। हाँ भाई, जैसे मनुष्य के शरीर की बात करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है हमारा। मछली भी है तो उसका भी एक टेम्परेचर अंदर बॉडी का मेंटेन रहता है। लेकिन क्या होता है कि बाहरी टेम्परेचर की बात करते हैं, बाहरी टेम्परेचर की बात करते हैं। आपको यहाँ पर है, हमारा तो 37 डिग्री सेल्सियस है। आपको अचानक से लेके चल गए हिमालय पर, वहाँ टेम्परेचर बिल्कुल बदल जाएगा। आपको रेगिस्तान में लेके चल गए, वहाँ टेम्परेचर बिल्कुल बदल जाएगा। तो मतलब कि जो आंतरिक पर्यावरण होता है, वो बाह्य पर्यावरण की अपेक्षा ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। बाहर वाला ज़्यादा स्टेबल आपको नहीं होता है। ये स्टेटमेंट भी आपको सही है। तापमान परिवर्तन का जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सोच के देखिए, क्या अगर टेम्परेचर बदल दिया जाए, आप जो टेम्परेचर में रह रहे हैं, अचानक यहाँ पर आग लगा दिया जाए, तो आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, मर जाइएगा। मतलब ये हो जाएगा क्या कि प्रभाव पड़ता है, ये गलत दिया गया है। तो 4 नंबर गलती, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तब बच गया देखिए 2, 3 भी है और 1, 2, 3 भी है। यही बनाना पड़ेगा। 1, 2, 3 क्या 1, 2, 3 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 1, 2, 3 आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है? आइए। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपको बताता है?
15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्षा के संबंध में विचार कीजिए। यह जीवों के वितरण को प्रभावित करता है। हाँ, देखिए जौन एरिया में ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ये जो होता है इक्वेटर होता है, विषुवत रेखा के आसपास इलाका में काफी ज्यादा गर्मी होता है, काफी ज्यादा बरसात होता है, तो इस इलाका में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाता है। तो मतलब कि यह जीव को वितरण को प्रभावित करता है, सही लग रहा है। वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करता है। हाँ भाई, जौन इलाका में पानी पूरा पड़ेगा वहां पर चौड़ा चौड़ा पत्ती वाला वृक्ष होगा, जहाँ पानी कम पड़ेगा जैसे रेगिस्तान में, वहां पर पत्ता क्या होता है, कांटा के रूप में बदल जाता है, इसे नागफनी की बात करते हैं। ये भी क्या है, वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करती है, सही बात है। पारिस्थितिकीय तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करता है। भाई जहाँ बरसात होगा वहाँ, जहाँ पूरा पानी पड़ा वहाँ पर ज्यादा क्या होगा, पेड़ पौधा वगैरह होगा, जहाँ पर रेगिस्तान वहाँ पर कम होगा। प्रोडक्टिविटी जो उत्पादकता को भी क्या कर रहा है, प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल क्या है, स्टेटमेंट सही है। अगला है कि इसका जैव विविधता से कोई संबंध नहीं है। आपको लगता है कि जैव विविधता से संबंध नहीं है? अरे पानी नहीं पड़ता तो वहाँ जीव जंतु भी नहीं करता, मर जाता है, सब पेड़ पौधा मर जाएगा। और जहाँ पर होगा, जहाँ पूरा जीव जंतु हो जाएगा, पेड़ पौधा हो जाएगा। तो जैव विविधता का संबंध कैसे नहीं है? तो इसका मतलब ई गलत दिया गया है। तो 4 नंबर गलती, तो ई आंसर नहीं, ई आंसर नहीं। यहाँ भी 2-3 है और 1-2-3 है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन क्योंकि ई एक भी मिल रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 16। क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है आपको, 16 देखिए। 16 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? समुद्री जल की लवणता का प्रमुख सोर्स स्थल का भाग है। बोलता है कि जो ओशियन है उसका, उसके अंदर जो नमक पाया जाता है, सैलिनिटी पाया जाता है, जैसे समुद्री नमक में सोडियम क्लोराइड, NaCl पाया जाता है। बोलता है कि जो उसके अंदर नमक है उसका प्रमुख सोर्स क्या है, आपको स्थल भाग है, मतलब जमीनी है। तो होता क्या ना कि समझिए क्या है, इधर चट्टान है। चट्टान क्या होता है, वर्षा के माध्यम से या नदी के माध्यम से क्या होता है, टूट टूट के क्या होता है, इस समय के साथ क्या होता है, समुद्र में जाते रहता है। और चट्टान के अंदर क्या होता है, लवण होता है, ठीक ना। और वो टूट टूट के क्या होता है, वो क्या होता है, आपको समुद्र में जाता रहता है। तो जो समुद्र के अंदर जो लवणता है ना, उसका सोर्स क्या है, जमीनी है। क्या है, जमीनी है। तो स्टेटमेंट क्या आपको सही है। हाइड्रोस्फीयर में लगभग 97% समुद्री जल है। हाइड्रोस्फीयर मतलब जल मंडल। तो जल मंडल में जितना जल है उसका अधिकतर भाग क्या, खारा पानी है, नमकीन है। मतलब 97.5% जो जल है ये नमकीन है। और 2.5% क्या है, फ्रेश वाटर है, पीने लायक है, इसमें नमक की मात्रा कम है। तो लगभग 97% समुद्री जल का भाग है, तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। बायोस्फीयर केवल जलीय भाग तक सीमित है। बायोस्फीयर क्या होता है, देखिए समझिए क्या होता है। 3 गो यहाँ पर स्फीयर समझना है, क्या 3 गो स्फीयर समझना है, 3 गो। ये होता है क्या आपको, हाइड्रोस्फीयर। क्या आपको, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर को बोलते हैं जल मंडल। क्या बोलते हैं, जल मंडल बोलते हैं। और एक होता है आपको क्या, आपको एरोस्फीयर, जिसको आप बोल सकते हैं कि ये इसको एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। जिसको क्या है, वायुमंडल बोल दिए, वायु मंडल बोल दिए। और एक क्या होता है आपको, स्थल मंडल। क्या होता है, स्थल मंडल, स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या बोलते हैं आपको, लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब देखिए, जहाँ स्थल मंडल हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जहाँ मिलता है, उस मिलन क्षेत्र को बोलते हैं क्या, बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, बायोस्फीयर को बोलते हैं जैव मंडल। क्या बोलते हैं, जैव मंडल। जैव मंडल बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। तो यहाँ जो बोला गया है कि बायोस्फीयर में केवल जलीय भाग होता है, नहीं भाई, जलीय स्थलीय सब होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे ही 3 नंबर गलती हो गया, तो इसमें 3 ही आंसर नहीं होगा, इसमें 3 ही आंसर नहीं होगा, इसमें 3 ही आंसर नहीं होगा। मतलब कि आंसर हमारा निकल गया, आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 हो जाएगा। समुद्रीय पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सबसे अधिक भाग में विस्तृत है। देखिए, पृथ्वी जितना है, पृथ्वी जितना है, तो पृथ्वी का क्या है आपको, 2/3 पृथ्वी का 2/3 भाग में पानी है। 2/3 में क्या है आपको, पानी है, समुद्र है। और 1/3 में क्या है आपका, स्थल है। तो मतलब समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सबसे अधिक भाग में विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 16 का हो जाएगा 1, 2, 4, 1, 2, 4 हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। आप लोग बनाइए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्त।
यहाँ पर बोला गया है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। मिलाइए। प्राकृतिक बोलता है प्राकृतिक परितंत्र कौन है? प्राकृतिक परितंत्र कौन है? मतलब बोलता है कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या बोलता है? कि नेचुरल इकोसिस्टम आपको क्या है? तो देखिए, जंगल क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम। जंगल देखिएगा, जंगल, तो जंगल क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है ना? इसके अलावा क्या है? तो जो घास भूमि होता है, वो भी क्या होता है? एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है। तो ए का ए भी देखिए, ए को हम ए के साथ भी ले जाके जा सकते हैं, ए को 3 के साथ भी लेके जा सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे देखिए, ए का 1 इसमें दिया गया है, ए का 3 इसमें दिया गया है, तो 2 को मिल गया। अब ये दोनों आंसर नहीं होगा। मतलब कि हमको 2 का आंसर क्या हो गया? कट गया। 2 का आंसर क्या हो गया? कट गया। ठीक है ना? अब देखिए, बी को है कृत्रिम परितंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलता है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या हो सकता है? हाँ, दिल आर्टिफिशियल है, नहीं तो नेचुरल होता है। घास में भी नेचुरल होता है। मछली घर आर्टिफिशियल होता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? बी का 2, बी का 2, बी का 2। तो देखिए, बी का 2 कहाँ दिया गया है? क्या इसमें बी का 2 दिया गया है? नहीं, इसमें बी का 2 आपको नहीं दिया गया। इसमें खाली दिया गया है, तो बस हमारा आंसर हो गया। आंसर निकल गया, ठीक है ना? बाकी सी का 3 देखिए, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो घास भूमि होता है क्या होता है? ये स्थल पर होता है, तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। और जलीय परितंत्र क्या हो गया? आपको झील हो गया। तो ये क्या आपको सही है? क्या हो गया आपको? सही हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन था कि प्राकृतिक परितंत्र में जंगल बनाए घास भूमि बनाए, तो हमको यहाँ जंगल ही बनाना पड़ेगा ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि घास भूमि को वहाँ स्थलीय के साथ क्या क्या है? ऑप्शन के अनुसार मैच मिल रहा है, ठीक ना? तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, हो जाएगा 17 का। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन। अब आइए क्या आपको 18 नंबर क्वेश्चन। आप लोग से बन रहा है दोस्त। आइए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है? आपको मिलान करना है। मिलाइए। प्राइमरी सक्सेशन कौन क्षेत्र में शुरू होता है? प्राइमरी सक्सेशन क्या विकसित क्षेत्र में शुरू होता है? स्थिर समुदाय होता है? नहीं। निर्जीव क्षेत्र में शुरू होता है। वैसा एरिया जहाँ डेवलप नहीं, वहाँ शुरू हो सकता है। तो क्या आपको इसका हो जाएगा? ए का हो सकता है क्या? 1 हो सकता है। ए का 1। ए का क्या हो जाएगा? 1। ए का हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बोलिए, ए का 1 कहाँ दिया गया है? ए का 1 इसमें नहीं है, ए का 1 इसमें नहीं है, ए का 1 इसमें नहीं है। बस हमारा आंसर निकल गया। पूरा जानते हैं नहीं, बस हमारा एक ही उस क्वेश्चन क्या हो गया? बन गया। तो मतलब ऐसा एलिमिनेशन लगाइएगा तो क्वेश्चन क्या होता है? बन जाता है। बाकी देख लीजिए। सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? ये आपको विकसित एरिया में होता है, बिल्कुल सही बात है। पॉइनियर स्पेसिस क्या होता है? देखिए, जो जीव पहला बार कोई एरिया में आता है उसको पॉइनियर स्पेसिस बोलते हैं। तो लाइकेन हो गया, काई हो गया, ये सब क्या पॉइनियर स्पेसिस में आपको आता है, सही बात है। क्लाइमस कम्युनिटी क्या होता है? स्टेबल कम्युनिटी होता है। ये क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा बाबू। 18 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन बताइए। 19 नंबर बाबू। यहाँ बोलता है कि निम्नलिखित का सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। नजदीक सचट गया है। हरा पौधा, बकरी, जीवाणु, बाघ। अच्छा, मान लीजिए आप सब नहीं जानते हो, लेकिन कम से कम ही जानते होंगे कि जीवाणु जो होता है और कवक जो होता है, बैक्टीरिया और फंगस क्या होता है? आप घटक डिकम्पोजर होता है। तो सी का चलिए 2। सी का देखिए 2 कहाँ दिया गया है? सी का 2 कहीं दिया गया है? इसमें सी का 2 नहीं है, इसमें सी का 2 नहीं, इसमें सी का 2 नहीं। तो देखिए, कहने का मतलब जानते हैं क्या है दोस्त? कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि आप सब नहीं जानते होंगे, लेकिन जो भी आप जानते हैं उसको अप्लाई कीजिएगा तो क्वेश्चन क्या होता है? बन जाता है। बाकी देख लीजिए क्या होता है कि देखिए, हरा पौधा जो होता है, प्लांट जो होता है, उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये भोजन बनाता है, तो इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो ए का हो जाएगा 3। ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपको 3। तो देखिए, ए का यहाँ 3 दिया भी गया है। अच्छा, बकरी जो होता है, जो शाकाहारी होता है, वो प्रोड्यूसर को खाता है। जो प्रोड्यूसर को पहला बार खाता है उसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। तो बकरी क्या हो जाएगा? शाकाहारी जितना होता है, ये क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर होता है। तो बी का देखिए 1 है। और जीवाणु तो अब घटक हो ही गया। बाघ जो होता है, जो सबसे लास्ट में जो खाने वाला होता है, वो क्या होता है? उसको बोलते हैं टॉप कंज्यूमर बोलते हैं, या उच्च उपभोक्ता बोलते हैं, या एपेक्स कंज्यूमर उससे कहते हैं। ठीक है ना? तो बाघ क्या हो जाएगा आपको? उच्च उपभोक्ता हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या आपको? 19 का हो जाएगा ए। अब यहाँ पर 20 है। क्या है? 20 है।
20 का भी बोलता है कि मिलान करना, 20 का भी क्या करना आपको मिलान करना, तो मिलान कीजिए दोस्त। बोलता है गाय क्या है, तो गाय इसमें कौन शाकाहारी लग रहा है। अच्छा मान लीजिए आपको नहीं पता होगा, तो यहाँ देखिए क्या कवक, कवक को फंगस बोलते हैं, फंगस भी क्या होता है डिकम्पोजर होता है, आपका घटक होता है। तो डी का 3 देखिए, डी का 3, डी का 3 देखिए इसमें नहीं है, तो एक तो हमारा ऑप्शन छट गया, 3 में से कोई आंसर हो सकता है। अब आगे देखिए और क्या आप जानते हैं। अच्छा इसमें जो गाय, गाय क्या होता है शाकाहारी, गाय क्या होता है आपको शाकाहारी, क्योंकि गाय क्या करता है आपको शाक खाता है, ठीक ना, घास खाता है। तो ए का दो, ए का दो कहाँ है, देखिए ए का दो इसमें है नहीं है, ए का दो इसमें है नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। मतलब 20 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 20 से क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। हाँ दोस्त बी हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए। और शेर क्या होता है, शेर क्या होता है मांसाहारी, तो देखिए शेर क्या है आपको मांसाहारी, बी का 4 है। हाँ मनुष्य क्या होता है सब चीज खाता है, घास पाती पालक उलक भी खाता है और मांस भी खाता है, तो क्या हो जाएगा सर्वाहारी हो जाएगा। तो मनुष्य हो जाएगा क्या हो जाएगा, गवाह का नहीं, मनुष्य क्या हो जाएगा आपको सर्वाहारी। तो सी का क्या है 1, सी का 1 है, ठीक है ना। और शेर क्या हो गया मांसाहारी, क्या आपको सही है। अब 21 नंबर आइए, 21 नंबर बनता है कि नहीं देखिए। 21 नंबर बोलता है कि यहाँ पर भी क्या करना आपको मिलान करना है, तो मिलाइए बाबू। यहाँ पे इसमें आप कौन जानते हैं बताइए, तो इसमें क्या जानते हैं। हिरन क्या होता है शाकाहारी, हिरन क्या होता है शाकाहारी होता है। और जो हिरन शाकाहारी होता है, तो शाकाहारी क्या होता है प्राइमरी कंज्यूमर होता है, क्योंकि पौधा को पहला बार खाएगा तो पौधा प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर को जो पहला बार खाता है उसको कंज्यूमर बोलते हैं, जो पहला बार खाएगा उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। तो प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा। बी का दो, बी का दो कहाँ दिखाई दे रहा है, बी का दो इसमें नहीं है, अब बी का दो इसमें नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। अभी दोनों से क्या होगा कोई आंसर होगा, ठीक है। अच्छा और क्या जानते होंगे, जंतु पलवक क्या होता है, जंतु पलवक आपका क्या होता है जंतु पलवक। देखिए इस समुद्री समुद्री इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जो फूड चेन शुरू होता है वहां पर क्या होता है आपको फाइटोप्लैंक्टन से, कहाँ शुरू होता है आपको, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या शुरू होता है, क्या होता है आपको फाइटोप्लैंक्टन से, फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होता है। अब फाइटोप्लैंक्टन कौन खाता है, जू प्लैंक्टन, क्या होता है जू प्लैंक्टन खाता है। और जू प्लैंक्टन क्या खाता है छोटा मछली, कौन खाता है छोटा मछली खाता है। और छोटा मछली को कौन खाता है बड़ा मछली, कौन खाता है बड़ा मछली खाता है, बड़ा मछली खाता है। अब बड़ा मछली कौन खाता है, कौन खाता है इसको, कौन खाता है आपको शार्क, कौन आपको शार्क। एक फूड चेन का निर्माण किया। ये जो फाइटोप्लैंक्टन होता है इसी को बोलते हैं पादप पलवक, क्या बोलते हैं पादप पलवक बोलते हैं, पादप पलवक बोलते हैं। जू प्लैंक्टन को बोलते हैं जंतु पलवक, क्या बोलते हैं जंतु पलवक बोलते हैं। ये प्रोड्यूसर की भूमिका निभाता है, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा समुद्र में क्या होता है भोजन बनाता है। ये क्या प्रोड्यूसर है, और ये क्या है कंज्यूमर, ये क्या है कंज्यूमर है, चूंकि पहला बार खाया है तो ये क्या हो जाएगा आपको प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है वो क्या हो जाएगा आपको टर्शियरी कंज्यूमर, तीसरा कंज्यूमर हो जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपको सार्क आ जाएगा। तो ये चौथा कंज्यूमर इसमें हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, या लास्ट में तो इसको टॉप कंज्यूमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं टॉप कंज्यूमर बोलते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देखिए बाबू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि जंतु पलवक क्या होगा, क्या जंतु पलवक द्वितीय भोक्ता होगा, नहीं, जंतु पलवक शाकाहारी होता है समुद्र में, ये भी क्या हो जाएगा आपको प्राथमिक उपभोक्ता ही हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ जो है ए और बी दोनों का दो होगा, तो देखिए यहाँ पर तो एक तो क्या है ए का भी क्या आ गया, ए का क्या आ जाएगा दो, ए का दो, तो ए का दो की यहाँ है। और बी का भी क्या होगा आपको दो ही होगा, बी का क्या होगा आपको दो ही होगा, ठीक है ना। आइए तो हमारा ई आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है ए का दो नहीं दिया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा कौन आपको सी नंबर। बाकी देख लीजिए मछली की बात करते हैं। मछली क्या बोले कि देखिए मछली क्या हो जाएगा समझिए, पहले क्या बोले कि फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर हो गया, उसके बाद जू प्लैंक्टन खाएगा तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, जू प्लैंक्टन को छोटा मछली खाएगा या कोई है ना। तो मछली क्या हो सकता है, मछली की बात करते हैं, तो मछली जो हो सकता है सेकेंडरी कंज्यूमर आपका आस हो सकता है। तो सी का क्या हो जाएगा 1 दिया गया है। और सार क्या आता है सबसे लास्ट में आता है, ये उच्च उपभोक्ता हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आंसर हो जाएगा क्या आपको सी नंबर। 21 हो गया दोस्त, अब आइए 22 नंबर में। ये भी बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन क्या आपको पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, ठीक ना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ग्रेजिंग फूड चेन मतलब चरने वाला फूड चेन कहाँ शुरू होता है, तो ग्रेजिंग जो फूड चेन होता है यह कहाँ शुरू होता है, तो यह शुरू होता है घास से, कहाँ से घास से।
क्या हो जाए, एक का दो, एक का दो कहाँ दिया गया है, एक आध उसमें नहीं है, एक आध उसमें नहीं, एक आध उसमें नहीं है। पूरा अगर आपको न भी पता होता तो ये हमारा आंसर निकल गया, खाली ये को पता रहने से। बाकी आप जान लीजिए, जो डेट्रियस फूड चेन होता है यह क्या होता है, मृत पदार्थ से शुरू होता है। यही क्या हो जाएगा आपको, बी का वन। तो बी का क्या हो जाएगा, वन, बी का देखिए वन दिया गया। फूड वेब क्या होता है, अनेक जो फूड चेन होता है उसका जाल होता है। फूड चेन को जाल मतलब कई को फूड चेन मिलता है तब क्या होता है, फूड वेब बनता है। तो फूड वेब क्या होता है, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल होता है। तो सी का तीन, सी का यहाँ पर तीन है भी। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, जैसे यहाँ पर बताया क्या था कि एक जीव दूसरे जीव खा रहा है, तो अलग अलग जो लेवल बनता है, एक लेवल ई, एक लेवल दो, एक लेवल ई, एक लेवल ई, तो इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं आपको, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला का जो फूड चेन का जो प्रत्येक लेवल होता है उसी को ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी का चार हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए अब 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। इससे क्वेश्चन क्या है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इससे क्या है कि ऑलरेडी क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है। मन नहीं लग रहा है तो मन थोड़ी लगेगा दोस्त, बोलते हैं मन नहीं लग रहा। मन तो लगेगा, भारत की राजधानी दिल्ली खाली वही पढ़ाए हैं। खाली ऐसे रहता है कि ऊर्जा पिरामिड सीधा होता है कि उल्टा होता है, तो बता दें कि हमेशा सीधा होता है। ये क्वेश्चन बिहार दंगल में पूछा गया। तो उसन क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो ऑलरेडी हम करवा दिए हैं, अब तो हम नया क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना दोस्त, जो अभी एग्जाम में पूछ रहा है। सही है। गजब आप लोग ये मजाक करते हैं। आइए, ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है। ऊर्जा पिरामिड क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, क्योंकि जब एक जीव से दूसरे जीव में क्या होता है, एनर्जी जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर शेर था, सॉरी यहाँ पर क्या घास है, क्या आपको घास है, घास है। घास को कौन खा गया, आपको बकरी खा गया, बकरी खा गया। बकरी को कौन खा गया, बकरी को लोमड़ी खा गया, लोमड़ी खा गया। और लोमड़ी को कौन खा गया, चीता, कौन खा गया आपको, बाघ खा गया, बाघ खा गया। तो यहाँ जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। यहाँ 1000 एनर्जी है तो इसका मात्र 10% इसमें जाएगा, तो 1000 है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, मात्र इसका 10% 100 जाएगा इसके पास इसका 10% मात्र 10 जाएगा, इसके पास इसका 10% मात्र एक जाएगा। ये लिंडमैन 10% नियम है कि हमेशा क्या होता है, अगला स्तर में क्या होता है, मात्र 10% जाता है। इसलिए क्या होता है कि इसको पिरामिड का फॉर्म दिखाते हैं। तो नीचे क्या होता है, नीचे की बात करते हैं, नीचे क्या होता है, एनर्जी आपको ई बड़ा दिखा रहा है कि यहाँ पर एनर्जी अधिक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, वो घटते जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे घटते जाएगा। तो बस क्या होता है कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ए का वन कहाँ दिया गया है, ए का वन क्या इसमें है, नहीं, क्या इसमें है, नहीं। तो ये दोनों हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब इतना तक तो हम पहुंच गए हैं कि दोनों आंसर नहीं होगा। बाकी अब देख लीजिए क्या होता है, संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड सीधा उल्टा दोनों हो सकता है। संख्या जो पिरामिड होता है ये सीधा भी हो सकता है, उल्टा। देखिए तीन तरह का पिरामिड होता है। एक एक तो हो गया एनर्जी पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, एक संख्या पिरामिड है, एक होता है आपको बायोमास पिरामिड। एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा होता है। और जो बायोमास पिरामिड होता है, और जो आपका जो बताएं कि जो एनर्जी पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। एक नंबर पिरामिड होता है, एक बायोमास पिरामिड होता है। ये सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी, सीधा भी हो सकता है आपको, उल्टा भी हो जाता है। ठीक है। देखिए जो ये आपको नंबर पिरामिड होता है और बायोमास नॉर्मल केस में सीधा होता है, लेकिन स्पेशल केस में आपको याद करना है कि नंबर पिरामिड क्या होता है कि पेड़ इकोसिस्टम में ये क्या होता है आपको, नॉर्मल केस में सीधा होता है, लेकिन पेड़ इकोसिस्टम में क्या होता है, उल्टा होता है। क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ रहेगा, यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर क्या है, 5 गो पक्षी बैठा हुआ था, एक पेड़ यहाँ था, 5 पक्षी यहाँ हो गया। इसके बाद पांचों 25 को ढील है, तो 25 हो गया। अब इसको अगर बनाइएगा तो कैसे उल्टा नहीं बन रहा है, कि यहाँ पर इस तरह से बन रहा है कि कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है कि यहाँ पे एनर्जी कम, ये वो है नंबर, उसके बाद बढ़ा, उसके बाद क्या और बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये क्या होता है, पेड़ इकोसिस्टम के लिए क्या होता है कि नंबर पिरामिड क्या होता है आपको, क्या होता है आपको, उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पूछा गया है कि वृक्ष परितंत्र के लिए क्या होता है, संख्या पिरामिड उल्टा होता है। बिल्कुल क्या है आपको सही बात, बिल्कुल क्या है सही बात है। तो यहाँ डी का चार, तो डी का तो चार यहाँ पर भी है। आइए जीवभार पिरामिड की बात करते हैं। तो ऐसा जो बायोमास पिरामिड होता है, जीवभार पिरामिड, वो भी क्या होता है, नॉर्मल के सीधा होता है। लेकिन जो जलीय इकोसिस्टम होता है, जलीय इकोसिस्टम, वहां पर क्या होता है कि आपको क्या होता है, आपको उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा आपको, ई हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा बाबू। मतलब सब मिलल था, सब क्या है, सीधा सीधा वही दिया गया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब रटना पड़ेगा दोस्त, ये क्या आपको यही हो जाएगा आंसर हमारा। अब आइए यहाँ पर,
एक क्वेश्चन आपसे बने कि नहीं बताइए। आइए, बोलता है कि चार्ल्स एल्टन ने क्या दिया है, बताइए। अच्छा, मान लें कि चार्ल्स एल्टन के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन अभी कुछ देर पहले बताया कि लिंडमैन ने 10% नियम दिया है कि अगला स्तर में एनर्जी का फ्लो क्या होता है, मात्र जो होता है पीछे वाला चरण के 10% ही हो पाता है। तो लिंडमैन दिया 10% नियम, क्या दिया आपको? 10% नियम दिया है। तो मतलब बी का हो जाएगा 1, तो बी का 1 कहाँ दिया गया है? बी का 1 कहाँ दिया गया है? देखिए, बी का 1 इसमें नहीं है, बी का 1 इसमें नहीं है, बी का 1 इसमें नहीं है, तो बी का 1 इसमें दिया गया है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। मतलब कि अगर पूरा पता ना रहेगा तो हमारा यही हो जाएगा आंसर। एक उससे पकड़ा गया। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएगा? बाकी देख लीजिए क्या है कि चार्ल्स एल्टन ने क्या दिया, इकोलॉजिकल पिरामिड सब दिया है, देखिए तो एक का दो हो गया। और अभी कुछ देर पहले बताए थे कि एजी टांसले ने क्या दिया था, इकोसिस्टम शब्द, देखिए सी का 3 हो जाएगा। और अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया था, तो बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब रटिए बाबू, क्वेश्चन सोल्व इसको आसानी सबसे किया जा सकता है। आइए, 25 नंबर बोलता है क्वेश्चन कि सूचीवान का सूची 2 से मिलान करना है। केचुआ को क्या बोलते हैं? अगर पूरा पता ना होगा तो कम से कम ही आप जानते होंगे कि केचुआ को किसान का साथी बोलते हैं, हेल्पर ऑफ, मतलब केचुआ क्या बोलते हैं? फार्मर फ्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मर फ्रेंड बोलते हैं। केचुआ को किसान का साथी। एक आदू कहाँ है? एक आदू इसमें है, तो एक आदू इसमें है, या एक आदू इसमें है नहीं। तो अगर आप पूरा नहीं हो जानते होंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया। बाकी देखिए, जलकुंभी को बोलते हैं बंगाल का आतंक, सही बात है। तो देखिए, आपका एक का दो बी का 1 हो जाएगा। गिद्ध को बोलते हैं पर्यावरण का सफाई करता है, क्योंकि गिद्ध क्या करता है, आपको जीव जंतु मर जाता है उसको मारे मरे हुए चीज को खाता है, तो पर्यावरण को क्या करता है, साफ करता है। तो स्कैवेंजर ऑफ इन्वायरमेंट बोलते हैं। और इक्विलिप्टस को बोलते हैं पर्यावरण का आतंकवादी, क्योंकि जहां पर भी इक्विलिप्टस या सफेदा रहेगा, अगल बगल कोई और पेड़ को नहीं होने देगा, सबके पानी क्या करता है, खींच लेता है। ये हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। जलकुंभी को बंगाल का आतंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस तालाब में जलकुंभी हो गया, उसमें और कोई पेड़ पौधा नहीं होना, मतलब और कोई जो प्लांट होता है या जो भी जीव होता है, वो पौधा को नहीं होने देता है। ठीक ना। क्या हो गया इसको? हम्म, तो हो गया। चूंकि बंगाल में पहले बार घटना हुआ था, इसलिए इसको बंगाल का आतंक बोलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं दोस्त, बताइए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। लाइए, देखिए क्या है। यहाँ पर क्या है कि बायो एकोमिलेशन क्या होता है? किसी एक जीव में जो होता है, जब प्रदूषक जो होता है पोल्यूटेंट पहला बार प्रवेश करता है, तो उसे बायो एकोमुलेशन बोलते हैं, बायो एकोमुलेशन कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो ए का वन कहाँ दिया गया है? ए का 1 इसमें नहीं, ए का 1 इसमें नहीं, ए का 1 इसमें नहीं, बस हमारा आंसर हो गया। आंसर हो गया। लीजिए, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि एक फूड चेन दे दिया गया कि कौन जीव किसको खा रहा है, तो अगला वाला स्तर में क्या होता है, प्रदूषक की मात्रा बढ़ते जाता है। जो सबसे लास्ट में रहेगा उसमें प्रदूषक की मात्रा सबसे अधिक होगा, तो वही क्या हो जाएगा, आपको बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। डीडीटी क्या होता है? डीडीटी एक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है कि अजैव निमीकरणीय है। क्या आ जा रहा है वो? अजैव निमीकरणीय मतलब हो गया। हाँ, 26 27। हम्म, अ- अजैव निम्नकरणीय का मतलब क्या हो गया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, समय के साथ क्या होता है, समाप्त नहीं होता। जैसे प्लास्टिक समय के साथ समाप्त नहीं होगा, कागज समय के साथ समाप्त हो गया, लकड़ी समाप्त हो गई, उसको बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नकरणीय बोलते हैं। और डीडीटी समय के साथ समाप्त नहीं होता है, तो उसको अजैव निम्नकरणीय बोलते हैं। और यह कीटनाशक होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, और यह पोल्यूटेंट का काम करता है। तो यह क्या है, अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक। ये क्या आपको है, सही है। तो सी का क्या हो जाएगा, 3, सही बात है। मरकरी क्या है कि जब कोई जीव में पहला बार प्रवेश करता है, मरकरी से मिनी माता रोग होता है, तो प्रवेश करता है, तो ये क्या है, बायो एकुमुलेशन का ही एग्जाम्पल है। बायो एकुमुलेशन को जैव संचय बोलते हैं, और बायो मैग्निफिकेशन को जैव आवर्धन बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली कि आपको बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, फूड चेन क्या होता है? फूड चेन क्या है? एक चेन दिया गया है कि यहाँ घास है, यहाँ पर क्या आपको, घास है, घास को कौन खा गया, बकरी खा गया, बकरी को शेर खा गया। ये क्या है, फूड चेन दिया गया है।
तो फूड चेन क्या होता है? रेखीय संबंध होता है। हाँ, एक ही रेखा में होता है, सही हो सकता है। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब क्या होता है? अच्छा, ये तो पता है कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? पोषण का स्तर। इसको एक ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे, इसको दूसरा ट्रॉपिक लेवल, इसको क्या बोलेंगे? तीसरा ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? पोषण का स्तर होता है। तो सी का 3 इसमें है, सी का 3 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो आंसर यही हो जाएगा। बाकी देख लीजिए। एनर्जी का फ्लो क्या बताएं कि हमेशा क्या होता है, यहाँ 10% रूल के अनुसार एनर्जी फ्लो करता है। यहाँ 1000 है तो यहाँ उसका 10% जाएगा, कितना? 100। 100 का 10%, 10 जाएगा। 10 का 10%, 1 जाएगा। तो यह क्या होता है? एनर्जी का फ्लो हमेशा क्या होता है? एक ही दिशा में होता है, इन डायरेक्शनल होता है। तो डी का 4 है, डी का 4 इसी में हो जाएगा, है ना? बाकी सब सेम सेम चलता है। फूड वेब क्या होता है? जल्द सब फूड वेब में क्या होता है कि एक जीव के पास खाने के लिए कई चीजें, जैसे शेर है तो इसको खाने के लिए क्या है? आपको समझिए कि इसको खाने के लिए सांप है, क्या आपको? सांप है। घास को कौन खा गया? टीटा खा गया, टीटा को सांप खा गया, है ना? घास को कौन खा गया? घास को खरगोश खा गया, खरगोश खा गया। खरगोश को कौन खा गया? बाज खा गया, बाज खा गया। अच्छा, बाज को कौन खा गया? शेर खा गया, है ना? या बाज को बाज सांप को भी खा सकता है। बकरी कई बार सांप को खा सकता है। बकरी भी कई बार क्या है, बकरी को कई बार क्या है कि बाज खा सकता है, बकरी को सांप खा सकता है। तो कई वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसी को जटिल संबंध बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाए? यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? ए हो जाएगा। अब देखिए, कथन और कारण से भी क्या है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, कथन और कारण से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको भी देख लीजिए। बताइए दोस्त, आप लोग ये बताइएगा कुछ उसका आंसर। ये कथन और कारण वाला आंसर क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है? कथन कारण में क्या होता है ना, ये और आर पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे, इसलिए, क्योंकि, इस तरह हम मिलाने का प्रयास करेंगे। अभी समझाते हैं, देखिए क्या है कि लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच पारस्परिकता का संबंध होता है। पता है कि लाइकेन जो होता है, लाइकेन को लीचेन भी बोल सकते हैं। तो लाइकेन में क्या, शैवाल होता है और कवक दोनों मिलता है। दोनों क्या होता है? मिलता है। एलगी और फंगस दोनों क्या होता है? मिलता है। दोनों क्या होता है? मिलता है। और दोनों का बेनिफिट होता है। लाइकेन क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। शैवाल शैवाल सॉरी, लाइकेन में शैवाल जो होता है प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करेगा? भोजन बनाएगा। तो भोजन क्या करेगा? कवक को दे देगा, तो कवक को बेनिफिट हो गया। कवक बदले में क्या करता है कि नमी ऑब्जॉर्व करता है, जो किसको देता है? शैवाल को देता है। और कवक खुद जनरली प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, ठीक है ना? तो कवक बदले में इसको नमी दिया शैवाल को, शैवाल बगल में नमी और पानी दिया, और बदले में क्या दिया? इसको भोजन दिया। तो दोनों का बेनिफिट हो गया। तो ऐसे संबंध को म्यूचुअलिज बोलते हैं, या सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। तो यह स्टेटमेंट सही है, मतलब ये सही है। आगे ये, शैवाल भोजन बनाता है तथा कवक नमी और सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि ये भी सही है। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट, उसका ये व्याख्या नहीं किया, व्याख्या इसलिए किया कि लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध या पारस्परिकता है, या म्यूचुअलिज्म इसलिए है क्योंकि ल- शैवाल भोजन बना रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, और कवक नमी और सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो दोनों के बीच क्या है? दोनों का बेनिफिट हो रहा है। तो ए आर दोनों सही है। और यहाँ आर जो है ना, आर ई कथन जो है, इसको क्या किया? आपको व्याख्या किया है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पढ़े क्यों कि लाइकेन में सवाल और कवक के जो पारस्परिक संबंध होता है, क्योंकि क्या पढ़ेंगे? क्योंकि या इसलिए, उसको देखेंगे एक्सप्लेन कर रहा है इस तरह से, क्योंकि या इसलिए सब तो बैठ रहा है, तो मतलब एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि सवाल भोजन बनाता है, कवक नमी सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा आपको सही। ए और आर दोनों सही है, और आर एक की व्याख्या करता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एपीफाइट्स अपना भोजन मेजबान पौधे से प्राप्त करते हैं। एपीफाइट्स बोलता है कि अपना जो भोजन है मेजबान पौधे से प्राप्त करते हैं। तो पहले समझिए कि एपीफाइट्स क्या होता है। आप कई बार देखोगे कि आम के पेड़ पर बबूल के पेड़ जमल है, ऐसा देखे होंगे कई बार। तो एक पौधा के ऊपर दूसरा कोई पौधा जम जाता है, उसी को एपीफाइट्स प्लांट बोलते हैं। तो एपीफाइट्स, जैसे ये समझिए कि एक पेड़, ये के आपका पेड़ है, ये पेड़ मेन पे है, इसी के ऊपर एक और पौधा जम गया, इसी के ऊपर क्या है? एक और पौधा ही जो जम गया, इसी को बोलते हैं एपीफाइट्स बोलते हैं। और एपीफाइट्स प्लांट्स एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट में आर्किड के आपने नाम सुना होगा, आर्किड के नाम सुना होगा आपने। इसके अलावा क्या है कि अमेज़न के जंगल में बहुत सारा एपीफाइट्स प्लांट पाया जाता है। तो ये खुद प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है। इससे ही भोजन प्राप्त नहीं करता है, इससे नहीं। ये सिर्फ यांत्रिक सहारा के लिए क्या होता है, दूसरे पेड़ पर क्या होता है? एपीफाइट्स जम जाता है। तो मतलब क्या है कि एपीफाइट्स अपना भोजन मेजबान पौधा से प्राप्त करता है। ये मेजबान मतलब इससे प्राप्त करता है नहीं, यह खुद से क्या करता है? अपना भोजन बनाता है।
खुद से भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, वो सिर्फ यांत्रिक सहारा के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। एपीफाइट्स केवल यांत्रिक समर्थन के लिए दूसरे पौधा भोगते हैं, यही स्टेटमेंट की आपको है सही है। तो मतलब इसमें क्या होगा, ए गलत है, आर सही है। तो ए गलत है और आर के आपको सही है। मतलब कि 29 से क्या हो जाएगा कि ए गलत है और आर के आपको है सही है। ठीक है, चलिए। अब आइए 30 नंबर बनाइए आप लोग खुद से, दोस्त बनता है कि नहीं, बनाइए। जलकुंभी को बंगाल का आतंक बोलते हैं। हाँ, जलकुंभी जो होता है इसको बंगाल का आतंक बोलते हैं, क्योंकि जलकुंभी को बंगाल में क्या है, जो जल है उसमें तालाब वगैरह में अच्छा लगता था, उसके लिए डाला गया था ताकि देखने में अच्छा लगे। लेकिन बाद में क्या किया कि पूरे तालाब में फैल गया और कोई और प्लांट वहां होने नहीं दिया, सब प्लांट को मार दिया, इसीलिए इसको बंगाल का आतंक करने लगे। तो मतलब कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं, तो स्टेटमेंट सही है। यह अन्य जलीय जीव को वृद्धि को बाधित करता है। हाँ, तो इसको इसे देखिए, देखिए इसमें दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, इसमें भी दिया गया, लेकिन अब दोनों से आंसर कौन होगा? तो यहाँ देखना है कि इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं, तो इसलिए क्या क्या शब्द लगाते हैं, क्योंकि, इसलिए। मतलब कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं क्योंकि, क्योंकि यह अन्य जलीय पौधों की वृद्धि को बाधित कर देती है। बिल्कुल सही बात है, तो ये व्याख्या आपको कर रहा है, व्याख्या आपको कर रहा है। 31 नंबर देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्लाज्मोडियम एक अंतः परजीवी है। देखिए, परजीवी को पैरासाइट बोलते हैं। से ढील हमारे ऊपर हो गया, तो ये पैरासाइट है, हमारे ऊपर क्या करेगा, ढील क्या करेगा, मतलब कि बोल सकते हैं कि हमसे भोजन प्राप्त करेगा, तो पैरासाइट हो गया। लेकिन अगर शरीर के अंदर रहेगा तो उसे बोलते हैं कि आपको एंडो पैरासाइट। क्या बोलते, उसे बोलते हैं एंडो पैरासाइट बोलते हैं। इससे प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये शरीर के अंदर आता है, क्या होता है, शरीर के अंदर आता है। अब बाद में क्या करता है, प्लाज्मोडियम जो है आपको मलेरिया का कारण बनता है, मलेरिया का करता है, कारण बनता है। हालांकि मच्छर काटने से होता है, तो मच्छर क्या करता है, प्लाज्मोडियम क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है, पहुंचा देता है। और वही क्या करता है, प्लाज्मोडियम बाद में क्या करता है, मलेरिया बना देता है। तो प्लाज्मोडियम एक अंतः परजीवी है। अंतः परजीवी मतलब क्या है, शरीर के अंदर रहता है, सही बात है। यह मनुष्य के रक्त में रहकर मलेरिया उत्पन्न करता है। हाँ, आप समझिए, यही है कि प्लाज्मोडियम एक अंतः परजीवी है, क्योंकि यह मनुष्य के शरीर के रक्त में रहकर मलेरिया उत्पन्न कर रहा है, मतलब शरीर के अंदर रहकर उत्पन्न कर रहा है। मतलब कि ये दोनों सही है। और आर क्या कर, इसका व्याख्या कर, क्या करे आपको इस तरीके से। अरे कई बार क्या इस पर जानते हैं, इसमें चल जाता है, इसके ऊपर पिल्लू वगैरह और वो सब देख रहे हैं तरीके से। हाँ, ये इसको हो गया भाई। तो यहाँ पर देखिए, मतलब कि प्लाज्मोडियम जो है ये अंतः परजीवी है, और यह मनुष्य के रक्त में रहकर क्या करता है, मलेरिया उत्पन्न करता है, तो दोनों सही है। और ये क्या कर रहा है, व्याख्या कर, क्या कर रहा है, आपको व्याख्या कर रहा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमको 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि परभक्षण और परजेप्टा दोनों में क्या होता है, प्लस और माइनस प्रकार की अंतः क्रिया होता है। परभक्षण को बोलते हैं प्रेडेशन, क्या बोलते हैं उसको, प्रेडेशन बोलते हैं। और परजीविता को बोलते हैं पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है कि एक जीव दूसरे, जैसे हमारा शरीर पर ढील लगा हुआ है तो हमको नुकसान पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या परजीविता है, आपको पूरी तरह से मारेगा नहीं, बस हमारे ऊपर भोजन प्राप्त करते रहेगा वो ढील। लेकिन एक होता है प्रेडेशन, डायरेक्ट क्या कर उसको मार देगा, उसको शिकार बोलते हैं। जैसे हिरन का, शेर को क्या किया, हिरन मार के खा गया, वो प्रेडेशन हो गया। तो दोनों में क्या होता है, एक जीव को घाटा होता है, एक जीव को फायदा, एक जीव को घाटा होता है, एक जीव को फायदा होता है। जैसे हमारा शरीर ढील जो है क्या कर रहा है, शरीर का खून चूस रहा है, तुमको तो घाटा हो रहा है, आपको ढील को फायदा हो रहा है। उस तरह से बात करते हैं, उस तरह से बात करते हैं, शेर को फायदा हो रहा है, हिरन को घाटा हो रहा है। तो दोनों में प्लस माइनस का अंतर क्रिया होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। दोनों में एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को हानि होता है, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब कि परभक्षण और परजप्ता को प्लस माइनस से इस प्रकार के अंतर क्रिया से इसीलिए दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को हानि होता है। तो दोनों सही है, उसका एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपको, 32 का ये हो जाएगा।
33 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है प्रतियोगिता में दोनों जीव को लाभ होता है, नहीं। प्रतियोगिता होगा जहां पर कंपटीशन होगा, तो दोनों दो को लड़ेगा, तो दोनों को लड़ेगा, दोनों को घाटा होगा। तो इसमें दोनों को घाटा होता है, दोनों जीव को, तो इसलिए माइनस माइनस दिखाते हैं। दोनों जीव को क्या होता है, आपको घाटा होता है। तो ये तो गलत हो गया, लाभ नहीं, यहाँ पर क्या होता है, हानि होता है कंपटीशन में। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तो गलत हो गया, तो ए आर दोनों तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। आइए, प्रतियोगिता में भोजन पानी और आवास के लिए क्या होता है, प्रतियोगिता होता है, नहीं दो जीव क्या क्यों कर रहा है, लड़ाई, मतलब दो जीव क्या कर रहा है, कंपटीशन क्यों करता है, ताकि बढ़िया भोजन मिल सके, पानी मिल सके, आवास मिल सके। हाथी शेर, समझिए दो को शेर आपस में लड़ रहा है, काहे लगे, ताकि उसको भोजन मिल सके, पानी मिल सके, आवास मिल सके, रिप्रोडक्शन करने के लिए शेरनी मिल सके, तो दोनों लड़ेगा। तो मतलब कि ई तो स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, कंपटीशन इसलिए होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए तो गलत है और आर क्या सही है। 33 का क्या हो जाएगा, ए गलत है और आर क्या आपको है, सही है। ठीक है, चलिए। 34 नंबर क्या बोलता है कि निम्नलिखित कथन और विचार कीजिए। चार को स्टेटमेंट है, और यहाँ बोलता है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ बोलता है कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत कथन छांटना है। आइए, म्यूचुअलिज्म में दोनों जीवों को लाभ होता है। म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक रिलेशन की बात बोलते हैं, या सहजीवी संबंध में दोनों जीव को फायदा होता है। जैसे लाइकेन और क्या, लाइकेन में कवक का सवाल होता है, दोनों जीव को बेनिफिट होता है। ये क्या है, आपको सही है। कॉमन सिलिजा में दोनों जीव को लाभ होता है, गलत है। समझिए क्या होता है कॉमन सिलिजा में, क्या होता है, इससे गाय क्या किया, गाय क्या किया, गोबर दे के चला गया। और गोबर दे के चला गया, उसके ऊपर अब गोबर को कोई खाए चाहे ना खाए, इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो गाय के ऊपर कोई प्रभाव को नहीं पड़ेगा। लेकिन अब क्या है कि गोबर को क्या, कीड़ा मकोड़ा का किया, खा रहा, क्या कर रहा है, खा रहा, तो उसको तो बेनिफिट हो गया, बेनिफिट हो गया। तो इसको बोलते हैं कॉमन सिलिज्म। क्या होता है, कॉमन सिलिज्म। तो कॉमन सिलिज्म में दोनों जीव को लाभ होता है, गलत बात है, ये गलत बात है। कॉमन सिलिज्म में दोनों जीव को लाभ आपको नहीं होता है, एक को ऊपर कोई प्रभाव नहीं, एक को क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पर आंसर देखिए, इसमें तो क्या है, दू है, इसमें दू है, इसमें दू है, तो यही तीनों में से आंसर होगा, क्योंकि हमको गलत कथन छांटना है ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं 3 नंबर। आइए, हेमेंसिलिज्म में एक जीव को हानि होता है जबकि दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, हेमेंसिलिज्म में क्या होता है कि जैसे यूकेलिप्टस के बगल में कोई और पेड़ नहीं होता है, तो यूकेलिप्टस क्या करता है, सबके पानी खींच लेता है और किसी और को नहीं देता है। यूकेलिप्टस के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये अपना जमल है, किसी को प्रभाव नहीं पड़ रहा है। या कोई बड़ा पेड़ है, बड़ा पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं हो पाता है, तो बड़ा पेड़ सूर्य के रोशनी को क्या किया, रोकले है, लेकिन इसके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसके ऊपर जीरो प्रभाव है। लेकिन छोटा पेड़ वगैरह की बात करते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ जा रहा है। तो यहाँ एक को फायदा, एक को क्या हो गया, घाटा हो गया। तो मतलब कि मेंसिलिज्म में एक जीव को हानि होता है, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। तो हाँ, गलती से बोल दिया, एक को हानि होता है, एक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको सही है। आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको तो गलत कथन छटना है। न्यूट्रलिज्म में दोनों जीव एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। हाँ, न्यूट्रलिज्म में इन्वायरमेंट में ऐसा कल्पना है जहाँ पर बोला जाता है कि दो जीव एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाता है, मतलब एक जीव के कारण दूसरे जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन प्रकृति में ऐसा बहुत कम, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो एक आइडियल कंडीशन होता है, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट ऐसा सही है, स्टेटमेंट क्या आपको सही है, हमको तो गलत कथन छटना है। तो गलत कौन मिला, दो, तो आंसर हो जाएगा क्या, ई वाला आंसर क्या हो जाएगा, केवल ई हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, दो आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए, विचार कीजिए। और उसके बाद बोलता है कि कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन को आपको पहचान करना है। तो यहाँ बोलता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी वास्तव में जीवाणु, यहाँ देखिए, यहाँ नाम भले एल्गी है, लेकिन नील हरित शैवाल क्या है, सवाल नहीं है। यह क्या है, बैक्टीरिया का समूह है। ये बिल्कुल क्या आपको सही है, जीवाणु एक तरह का है। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, जो साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस कर कर भोजन बना सकता है, ये आपको सही है। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। जो साइनोबैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, नाइट्रोजन क्या करता है, फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपको करता है। तो इस सी नंबर तो होगा नहीं, मतलब सी नंबर गलत हो गया। हमको क्या बोलना है, कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर तो पकड़ा रहा है कि ई हो सकता है आंसर, या ई हो सकता है कि उसमें तीन है। आगे देखिए, साइनोबैक्टीरिया धान की खेती में उपयोगी होता है। हाँ, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, धान की खेती में पाया जाता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का भी आपको काम करता है। ये आपको सही है, ये क्या स्टेटमेंट सही है, तो हमको गलत कथन छटना है ना। आंसर हो जाएगा तीन, क्या हो जाएगा, तीन, तीन हो जाएगा। रुकिए, थोड़ा सा बैटरी चेंज कर देते हैं। क्या होता है, धान की खेती में पाया जाता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर
आइए, 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन-सा कथन आपको सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, कहा जाता है। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, हाँ। यूकेलिप्टस को इको टेररिस्ट कहा जाता है क्योंकि दूसरा पेड़-पौधा को नहीं होने देता अपने अगल-बगल। जलकुंभी अन्य पौधों की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है, बिल्कुल सही बात है, जलकुंभी और पौधों की वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। यूकेलिप्टस अन्य पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देता है, नहीं। यूकेलिप्टस या सफेदा की बात करते हैं, यह क्या होता है दूसरे पेड़-पौधा को बढ़ने नहीं देता अपने अगल-बगल, तो वृद्धि को बढ़ावा नहीं देता है बल्कि उसको रोक देता है। तो 4 नंबर गलत हो जाएगा। तो क्या करना है? सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ये वो क्या आपको सही नहीं है, तो यही हमारा जगह आंसर हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अलग-अलग क्या है बायोटिक इंटरेक्शन को दिया गया है, इसमें बताता है कौन आपको सही नहीं है। देखिए कौन सही नहीं है? म्यूचुअलिज़्म में प्लस-प्लस, हाँ, म्यूचुअलिज़्म देखिए प्लस-प्लस मतलब क्या है कि भाग लेने वाला दोनों जीव को क्या होता है बेनिफिट होता है, ये आपको सही है। पैरासिटिज़्म में प्लस-माइनस प्रभाव होता है, हाँ। पैरासिटिज़्म में क्या होता है कि एक जीव को फ़ायदा जैसे ढील को फ़ायदा हो गया, हमको क्या हो गया घाटा हो गया हमारा ढील शरीर पे है तो मतलब माथा पे है तो। पैरासिटिज़्म परजीविता में क्या होता है एक को फ़ायदा एक को क्या होता है नुकसान होता है। कंपटीशन में प्लस-प्लस प्रभाव होता है, नहीं कंपटीशन में दोनों जीव को हानि होता है। यहाँ पर माइनस-माइनस हो जाएगा, तो ये गलत दिया गया है। यहाँ क्या कौन सही नहीं है? तो 3 नंबर सही नहीं है, इसमें 3 नंबर सही नहीं है, यही गलती दिया गया है। इमेंसिलिज़्म में क्या होता है, एक को ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक को क्या हो गया, घाटा हो गया, ये क्या आपको सही है, ये क्या आपको है सही है। आंसर हो जाए कि आपको गलत कौन है आपको केवल आपको 3 नंबर गलत है। अब आइए 38 नंबर, बताइए 38 नंबर का आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा? इसमें बोलता है कि निम्नलिखित पर विचार करना है, निम्नलिखित क्या करना है विचार करना है और विचार करने के बाद क्या बताना है, कि सही नहीं है कथन, कौन इसमें सही नहीं है। तो सवाल के अध्ययन में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं और लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। अब हो सकता है कि पूरा आपको ना पता हो, लेकिन ये बहुत पूछता है एग्जाम में कि लाइकेन जल प्रदूषण का सूचक होता है, नहीं। ये लाइकेन जो होता है यह क्या होता है आपको वायु प्रदूषण क्या होता है आपको वायु प्रदूषण का सूचक होता है। यह क्या होता है एयर पॉल्यूशन क्या होता है इंडिकेटर होता है कौन आपको लाइकेन। ट्यूबिफेक्स क्या बोले आपको जो ट्यूबिफेक्स होता है, ट्यूबिफेक्स जो होता है ये आपको जल प्रदूषण का इंडिकेटर होता है। इसके अलावा जल प्रदूषण क्या होता है बीओडी और सीओडी से मेजर करते हैं, सीओडी। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो गया, ये क्या आपको गलत है। इसमें करना क्या कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है 4 नंबर। आंसर क्या हो जाएगा आपको 4 नंबर आपको सही नहीं है। सीओडी, ठीक है। अब आइए दोस्त अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। पैरासाइट समानतः होस्ट को तुरंत मार देता है। पैरासाइट मतलब क्या होता है देखिए, जो दूसरे के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड है उसको परजीविता बोलते हैं, ठीक ना। तो ढील हो गया क्या एक तरह का पैरासाइट है। हम ढील के लिए क्या है होस्ट है, हम क्या है होस्ट है मेजबान हम, है ना। अब क्या है कि ढील क्या करेगा कि हमारे ऊपर आएगा, तो बोलता है कि पैरासाइट समानता होस्ट को तुरंत मार देता है, नहीं भाई, वो हमको मारेगा नहीं। वो क्या करेगा लंबे समय तक हमारे क्या करेगा खून को चूसेगा, जोक भी क्या करता है तुरंत हमको मार थोड़ी देता है। वो लंबा समय तक क्या करता है हमारा खून को चूसते रहता है, हमको कमजोर करते रहता है। तो मतलब तुरंत मारता नहीं, प्रेडेशन में क्या होता है शिकार में तुरंत मार देता है कि शेर गया हिरन को मार दिया। तो ये स्टेटमेंट क्या आपको गलत है, ये क्या आपको गलत है। तो कौन सही नहीं है, सबको तो मिल रहा है एक सही नहीं हो सकता है, आगे चलिए। पैरासाइट को लाभ होता है भाई, पैरासाइट जो है ढील है उसको लाभ होगा और होस्ट हम है हमारा खून चूसेगा तो हमको हानि होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और कसकुट्टा एक परजीवी पौधा है, इससे क्वेश्चन हमारा बेहात वगैरह में पूछा गया। कसकुट्टा को अमरबेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं अमरबेल बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है गांव में कि जो बैर का जो पेड़ होता है उसके ऊपर पीला पीला आपने देखा होगा, वही क्या है कसकुट्टा है अमरबेल है। वो क्या है भोजन के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मतलब क्या हो जाएगा कसकुट्टा या अमरबेल क्या है एक परजीवी पौधा है। ये स्टेटमेंट सही है। कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं, एक नंबर जो स्टेटमेंट है ए क्या आपको सही नहीं है। 39 से क्या हो जाएगा ए, 40 का ए हो जाएगा। अब 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन बोलता सही नहीं है। राइजोबियम और दलहनी पौधे का संबंध म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। देखिए राइजोबियम क्या होता है,
ये दलहनी पौधा के जड़ में पाया जाता है। दलहनी पौधा क्या करता है, दलहनी पौधा क्या करता है कि राइजोबियम वायुमंडल के नाइट्रोजन को फिक्स करके उसको दे देता है, तो उसको नाइट्रोजन मिल गया। अब बदले में जो दलहनी पौधा होता बदले में दलहनी पौधा क्या करता है कि राइजोबियम को रहने के लिए जगह दे देता है। तो दोनों को बेनिफिट हो गया। तो ये म्यूचुअलिज्म भी एग्जाम्पल है, सही बात है। ई कोलाई मनुष्य की आंत में लाभकारी भूमिका निभाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर रहता है और वो विटामिन के का फॉर्मेशन करता है। तो हमारे शरीर को तो विटामिन के की आवश्यकता पड़ता है, हमको बेनिफिट हो गया। अब बदले में क्या होता है कि बड़ी आंत से जो गंदा भोजन जाता है, गंदा जो पचा हुआ जो भोजन अवशेष होता है वो जाता है, उसको खाता है, तो उसको बेनिफिट हो गया। तो दोनों को बेनिफिट हो गया। तो मतलब कि लाभकारी भूमिका तो निभा ही रहा है, बिल्कुल सही बात है। टर्मिट और प्रोटोजोआ का संबंध पारासिटिज्म का एग्जाम्पल है। देखिए, टर्मिट का मतलब दीमक क्या होता है, दीमक। दीमक आपने देखा होगा कि शीशो वगैरह का पेड़, शीशम का पेड़ वगैरह होता है, उसमें देखते हैं कि मिट्टी बहुत सारा लगा रहता है, वही दीमक है। तो दीमक के अंदर क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। और दीमक का प्रोटोजोआ दोनों साथ रहता है। होता है क्या है कि दीमक जो होता है उसको कहते हैं कि पौधा को क्या, पौधा जो शीशम में लगा हुआ है, तो शीशम को क्या करता है, पौधा को उसका चूस, पौधा जो होता है ना वो सेलुलोज से बना होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एक है, सेलुलोज से बना होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो होता है जो पाया जाता है वो सेलुलोज ही है। तो क्या है, इस सेलुलोज को पचाने में क्या करता है कि प्रोटोजोआ क्या करता है कि दीमक टर्मिट को क्या करता है, मदद करता है। अब बदले में टर्मिट क्या करता है, प्रोटोजोआ को रहने का जगह देता है। तो दोनों को बेनिफिट हो गया। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, ये पैरासिटिज्म नहीं बोलते हैं। क्या है आपको, गलत है, गलत है। मधुमक्खी एवं पुष्प का संबंध म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। देखिए, आप देखते हो कि एक फूल यहाँ पर है, एक फूल यहाँ पर है, एक फूल आपको यहाँ पर है। इसमें खाली मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट नहीं है। इसमें खाली फीमेल पार्ट, इसमें मेल पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो बोल सकते हैं कि जो पुमंग पार्ट से, पुमंग होता है यहाँ पर, जयांग होता है, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है कि जो परागकण होता है, परागकण क्या होता है, यहाँ पर फीमेल का जयांग पार्ट पर जाता है। जाके बोल सकते हैं क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्लांट में आपको वो पता है। मधुमक्खी का क्या, पौधा बैठा, पौधा का रस चूस लिया। अब बदले में उसका पैर में क्या हो गया कि इसका जो परागकण था, पोलन ग्रेन, वो चिपक गया। इसके क्या हो गया, जयांग के पास गया, जयांग के पास गया, ठीक है ना। और वहां पर क्या हो गया, चिपक गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो इससे क्या हो जाएगा कि इसका रिप्रोडक्शन हो गया। अब बदले में पौधा को जो है क्या, जूस मिल गया, रस मिल गया फूल का। तो मतलब कि मधुमक्खी और पुष्प का संबंध कैसा है, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल, ये आपको सही बात है। दोनों का बेनिफिट है तो म्यूचुअलिज्म हो गया। अब बताना है कौन जो है इसमें सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है बाबू, इसमें से 3 नंबर सही नहीं है। तो 40 से क्या हो जाएगा, 40 से क्या हो जाएगा आपको बी, 40 से क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या था, आपको आंसर था, क्या था आपको आंसर था, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही क्या हो गया दोस्त कि आपका हमारा पहला वीकली टेस्ट क्या हो गया, संपन्न हो गया, ठीक है ना। अब आप लोग को बताना है कितना कितना नंबर मोटा मोटी आप लोग को आ रहा है। देखिए, समझिएगा, जैसे कुछ बच्चा को, देखिए होता कि ना, ये क्वेश्चन टफ नहीं था, अभी टफ तो और बनाया जाएगा टेस्ट में। ये आसान क्वेश्चन, लेकिन अब बहुत से बच्चा ऐसा नहीं बनने के रीजन बताते हैं क्या है। 40 क्वेश्चन भले था, लेकिन सब में चर्चा वो ऑप्शन में वो खुद क्वेश्चन था। देखो, 60 क्वेश्चन बोल सकते हैं कि एक्चुअल में था। तो यहाँ पर क्या है कि पहले क्या है कि आपको बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का पता रहेगा। बेसिक कंसेप्ट अगर चैप्टर का पता है, जैसे यहाँ पर कैसे बताएं कि पहले क्या ई बताएं, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट टर्म पढ़ लेना है कि इकोसिस्टम क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोटोन क्या होता है। ये सब टर्म के बारे में बढ़िया समझा दिए हैं। और समझाने का उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीवाई सब अब क्या करिए, सोल्व करवा दिए। तो वहां से इजी और मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आपका सोल्व सब हो रहा था। उसमें भी लगता है 50-60 क्वेश्चन सोल्व करवाए होंगे। उसके बाद क्या किए इस चैप्टर का, फिर यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं और टफ बना करके। उस तरह से यहाँ पर भी आपको बता दिए थे, फूड चेन, फूड के बारे में, फूड वेब के बारे में बढ़िया से कंसेप्ट सारा सारा वहाँ पे 60-65 के आसपास क्वेश्चन सोल्व करवाए होंगे। और फिर यहाँ पर भी उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। सेम चीज क्या है कि यहाँ पर है, बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में यहाँ पर बता दिए और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। वहाँ पर भी देखिए, अभी क्या है कि चैप्टर जो करवा रहे हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन सोल्व करवाते चल रहे हैं, प्लस यहाँ भी वीक में भी आपको सोल्व करवाते चल रहे हैं। ये वीक में इसलिए रखे ना है ताकि एक वीक में आप जो पढ़े हैं उसको दिमाग में है कि नहीं, रिटेंशन बन पा रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या किए आपको शुरू किए हैं, ठीक है ना। चलिए, बाकी जितना करवाते चल रहे हैं आप करते चलिए। और जिस भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है दरोगा में, हम पहले ही क्या करेंगे, आपको सब प्रैक्टिस करवा देंगे। और जब कर लीजिएगा तो यकीन मानिए, बिहार दरोगा के अलावा क्या है कि और भी बीपीएससी लेवल तक जो एग्जाम दीजिएगा ना, सारा का सारा एग्जाम क्या होगा आपको निकलेगा। बिहार पुलिस में तो ऐसे ही निकल जाएगा दोस्त, ठीक है ना। चलिए।
चलिए, तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए दोस्त आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अपना क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।